Hello students, today we are going to start your digestive system with level diagram. In previous video I tell you different organs of digestive system and their functions. पिछले वीडियो में मैंने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो उनका फंक्शन किस प्रकार से होता है वो आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको नोट्स लिखवाने जा रहा हूँ और उसका एक लेवल डायग्राम भी बनाता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से चेक कीजिएगा, मैं उसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग उसको मेरे साथ साथ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह से स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग सीधी लाइन खींचो, एक छोटी सी एक स्ट्रेट लाइन और फिर इसी से नोज एंड माउथ ये ड्रॉ करने के बाद आप इस तरह से इस लाइन को सीधे लाएंगे, ऊपर से इस तरह से लाएंगे। ये दोनों जो आर्म्स हैं ये लेवल में होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो आर्म्स हैं ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहीं से कट मार दो और यहां से आपको ड्रॉ करना है इस तरह से। देखो, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके इनर पार्ट्स को, इसके अंदर जो इनर पार्ट्स होते हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं। आप अगर साथ साथ बनाएंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे नोज से। नोज से स्टार्ट करेंगे और सीधे यहां तक ले जाएंगे। यहाँ पर नीचे लाकर आपको स्टमक फॉर्म करना है। इस तरह से ड्रॉ करो। ये आपका स्टमक ड्रॉ हो चुका है। अब आप स्टमक को यहां से स्टार्ट कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर होती है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन तो काफी लंबी बन गई है। और ये ट्यूबल्स होती हैं, टोटली ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्योंकि योर एलिमेंट्री कैनाल हैज 8 to 10 मीटर लेंथ। और ये आपकी टोटली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है।
ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होगी। लार्ज इंटेस्टाइन को डबल लेयर बना दो, क्योंकि लेयर तो सब डबल होती है इसकी। इसी तरह से इस तरह साइड से भी यहां पर भी ध्यान देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को हमको फॉर्म करना है। इसको भी थोड़ा सा डबल लेयर करते हैं। और ये यहाँ पर एक कोर बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, मोस्टली ऑर्गन्स आर ड्रॉ, जो ज्यादातर ऑर्गन्स हैं उनको मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं देखो लीवर बनाने जा रहा हूं। जो लीवर होता है आपका, लीवर कहां पर होगा, ध्यान से चेक करो कहां पर होगा लीवर, स्टमक के राइट साइड में। लेकिन लीवर का जो मोस्टली पार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, इस साइड में ज्यादा होता है। थोड़ा सा डोम शेप में इसकी स्ट्रक्चर होती है लीवर की। ये लीवर हो गया। और लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर इसको क्या बोलोगे आप, गॉल ब्लैडर। क्या बोलोगे, गॉल ब्लैडर। ये इसकी डक्ट होती है। और यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर लेंगे। उसको बोलेंगे पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये तो आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इस डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। ये यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप फूड इनटेक करने वाले हो तो वो माउथ, फूड को कहां से इनटेक करोगे, माउथ से। ये फेरिंग्स, ये क्या होगी, फेरिंग्स। और ये ऑइसोफेगस, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टमक। ये हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लीवर, इसको नोट करो। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, इसको नोट करो। पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है। और बीच में ये जो है इसको क्या बोलोगे,
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और ये एक फिंगर लाइक स्वेल्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती है। आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ओके, इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स रेक्टम। इसको क्या बोला मैंने? रेक्टम, RECTUM। और ये हो गया आपका एनल पोर, जहां से वेस्ट मटेरियल को आप एक्सक्रीट करने वाले हो, ठीक है ना। और यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायफ्राम, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जो इसोफेगस जो होती है वो डायफ्राम को भेद कर इस डायफ्राम के अंदर से इंटर करती है। कहां पर? आपके एब्डोमिनल कैविटी में। इसोफेगस जो होती है वो एक मस्कुलर ट्यूब होती है और आपके मुंह से स्टमक को फूड रीच करने का काम करती है, पहुंचाने का काम करती है। डायग्राम को ध्यान से चेक करो और चेक करने के बाद इसे ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फॉलोइंग ऑर्गन्स आर पार्टिसिपेट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम में, वो हम नोट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल योर माउथ जो होता है वो क्या होता है? देखो फूड इज टेकन इन थ्रू माउथ। जो फूड होता है उसको किसके द्वारा आप अंदर लेते हो? माउथ के द्वारा। माउथ जो होता है कल मैंने बोला था इट इज ए बॉल शेप्ड ऑर्गन। ये एक बॉल का मतलब होता है कटोरा, कटोरे नुमा शेप का होता है। और जो आपका माउथ होता है, जब फूड आपके माउथ में पहुंच जाता है तो यहां पर क्या होता है बताओ? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं नोट करूंगा डाइजेशन विल बी स्टार्ट इन माउथ को क्या बोल सकते हैं हम? वक्कल कैविटी एज सून एज फूड इनटेक। जैसे ही आप भोजन को लेते हो, फूड को इनटेक करते हो, तो उसका डाइजेशन आपकी बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। किसके द्वारा? सैलाइवा के द्वारा। किसके द्वारा? सैलाइवा के द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने बताया था आपको कि हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर कौन कौन सी डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे टीथ के बारे में बताया था आपको, टंग के बारे में बताया था, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आपको बताया था, लिप्स के बारे में आपको बताया था, जॉस,
जॉस होते हैं आपके माउथ के अंदर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर आपको ये एक लाइन में नोट करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द बक्कल कैविटी consists of the buccal cavity consists of क्या क्या होंगे बताओ? टीथ, द सैलाइवरी ग्लैंड और एंड टंग। और क्या होती है? टंग होती है, ठीक है ना। आपकी जो टंग होती है वो क्या करती है बताओ? टंग जो होती है वो आपके माउथ के अंदर जो फूड होता है उसको मूवमेंट कराती है। टंग जो होती है वो फूड को हमारे माउथ के अंदर मूवमेंट कराती है। और टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपका जो फूड होता है उस फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पीसेस में, ठीक है ना। तो इफ यू वांट टू राइट द फंक्शन ऑफ टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड इन टर्म्स तो मे बी रिटन। अगर आप चाहते हो कि इनके फंक्शन भी हम एक एक लाइन में यहां पर नोट करें तो लिख सकते हैं। तो यहां पे नोट करो, टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है विच अटैच, जो किसके साथ अटैच होता है? फ्रेनुलम सब लिंगुअल, इसके साथ आपकी टंग अटैच होती है। ध्यान दो, फ्रेनुलम सब लिंगुअल, इससे क्या अटैच होती है? आपकी टंग अटैच होती है। और टंग जो होगी इट मूव्स फूड अराउंड द माउथ या बक्कल कैविटी। ये भोजन को माउथ के अंदर घुमाती है अराउंड, ठीक है ना। अब देखो टीथ क्या करेंगे? टीथ आर मैकेनिकली break down food in small pieces। जो दांत होंगे वो दांत आपके फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है ना। और टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। अब कौन कौन से टीथ होते हैं बताओ? कल मैंने आपको बताया था इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप के टीथ
आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन टीथों के बारे में मैं अलग से आपको नोट कराऊंगा, क्योंकि आपकी माउथ की जो स्ट्रक्चर है ये काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप फिलहाल माउथ के स्ट्रक्चर में इतना ही नोट करेंगे। एक बार दोबारा से बोल रहा हूं मैं, फूड इज टेकन इन थ्रू माउथ, भोजन को मुंह के द्वारा लिया जाता है। इट इज ए बाउल शेप्ड ऑर्गन, यह कटोरे के नुमा आकृति का अंग होता है। डाइजेशन विल बी स्टार्ट इन बक्कल कैविटी एज सून एज फूड इनटेक, जैसे ही बक्कल कैविटी में फूड को इनटेक किया जाता है तो उसी समय डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट होता है, ध्यान हो तो बताओ। डाइजेशन विल बी स्टार्ट बाय एमाइलेज एंजाइम विच प्रेजेंट इन योर सलाइवा, ठीक है। दिस एंजाइम कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू माल्टोस, ओके। और आपका जो माउथ होता है, बक्कल कैविटी जो होती है, द बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ। आपकी बक्कल कैविटी में क्या होते हैं, टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती है और टंग होती है। तो टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, टंग क्या है, एक मांसपेशियों से बना अंग होता है। विच अटैच्ड फ्रेनुलम सबलिंगुअल, ये किससे किसके साथ अटैच होता है, फ्रेनुलम सबलिंगुअल। आपकी जो टंग होती है वो बैक साइड में अटैच होती है, ठीक है ना। इट मूव्स फूड अराउंड द माउथ, ये जो फूड होता है उसको आपके जो बकल कैविटी है, जो माउथ है, उसमें चारों तरफ घुमाने का काम करती है, यानी कि चलाने का काम करती है जीभ। और जब जीभ से ही भोजन चलता है तभी जाके उसके अंदर सलाइवा मिक्स्ड होती है। और टीथ का काम क्या है, टीथ आर मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इन स्मॉल पीसेस। टीथ जो होते हैं वो मैकेनिकली फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, 4 प्रकार के टीथ आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंसिचर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप के टीथ आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दो। फर्स्ट ऑर्गन हो गया, फर्स्ट ऑर्गन माउथ के बाद आपने फूड को कहां पर भेजा, फेरिंक्स में। तो सेकंड ऑर्गन कौन सा हो गया, फेरिंक्स। यहां पर सेकंड हेडिंग क्या लिखेंगे, फेरिंक्स। फेरिंक्स के बारे में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था, ठीक है ना। क्योंकि फेरिंक्स जो होता है वो एक कॉमन पैसेज होता है किस किस के लिए, डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। डाइजेशन और रेस्पिरेशन सिस्टम का कॉमन पैसेज क्या होता है, फेरिंक्स होती हैं, ठीक है ना। इसकी जो पोजीशन होती है ह्यूमन बॉडी में वो आपके थ्रोट में होती है। और ये कैसी लगती है, एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर लगती है। इट इज ए फ्लास्क, कॉनिकल शेप कह सकते हैं, फ्लास्क शेप कह सकते हैं, चिमनी शेप्ड कह सकते हैं, फ्लास्क शेप्ड। इट इज ए फ्लास्क शेप्ड फूड पैसेज फ्रॉम फेरिंक्स टू इसोफेगस। जो फूड होता है वो फूड पैसेज, भोजन गुजरता है फ्रॉम फेरिंक्स, यानी कि फेरिंक्स के बाद कहां पहुंचेगा, इसोफेगस में। फ्रॉम फेरिंक्स टू
ओइसोफेगस। यानी कि फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है और यहां से जो फूड होगा वो गुजरेगा कहां के लिए? ओइसोफेगस के लिए। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चरल फीचर होती है वो क्या होती है? फेरिंग्स की एक स्ट्रक्चरल फीचर होती है। तो ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल फीचर, इसकी जो विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है उसके द्वारा ये डिटरमाइन करती है। फीचर डिटरमाइन दैट फूड, क्या डिटरमाइन करती है कि फूड तो कहां जाना चाहिए? बताओ। That food must not enter into respiratory canal. Food must not, इसको यहां से मैं अरेंज कर रहा हूं। जो भोजन है वो रेस्पिरेटरी कैनाल में नहीं इंटर करना चाहिए। फूड मस्ट नॉट एंटर इनटू रेस्पिरेटरी कैनाल एंड एयर इज नॉट, और जो एयर होती है वो, या डायरेक्टली तो एयर इनटू फूड कैनाल, ये जो फेरिंग्स होती है इसकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर के द्वारा ये क्या डिटरमाइन करती है कि फूड मस्ट नॉट, फूड नहीं जाना चाहिए इंटर्स इनटू रेस्पिरेटरी कैनाल, फूड नहीं इंटर करना चाहिए कहां पर? रेस्पिरेटरी कैनाल में। और हवा, जो वायु, जो एयर आपने रेस्पिरेशन के थ्रू ली है वो एयर आपकी फूड कैनाल में नहीं जानी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए आपके थ्रोट में फेरिंग्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? जब देखो, और ऐसा काम करने के लिए फेरिंग्स की हेल्प कौन करता है? क्या स्ट्रक्चर थी बताओ? एपिग्लोटिस। क्या थी? एपिग्लोटिस। तो मैं यहां नोट कर देता हूं, व्हेन फूड पासेस थ्रू फेरिंग्स, जब आपका फूड फेरिंग्स के थ्रू गुजरने वाला होता है, जब फूड फेरिंग्स के थ्रू गुजरने वाला होता है तो द एपिग्लोटिस, क्या नाम लिखा मैंने यहां पे? एपिग्लोटिस। द एपिग्लोटिस क्लोजेस, एपिग्लोटिस क्लोजेस ग्लॉट्स, यानी कि ये जो दो कैनाल होती हैं
उन दो कैनाल में से एक कैनाल, यानी कि जब फूड पास हुआ है तो कौन से वाले कैनाल को क्लोज करेगा? विंड कैनाल को। किसको क्लोज करेगा? विंड कैनाल को। और प्रिवेंट करती है एंट्री फूड इनटू ट्रेकिया एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड टू ट्रैकिया। ट्रैकिया में फूड को एंट्री करने से प्रिवेंट कर देती है। तो देखो एक बार फिर से मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। फेरिंग्स को ध्यान से देखो। इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेशन सिस्टम। डाइजेशन और रेस्पिरेशन सिस्टम का एक कॉमन पैसेज होता है। इट इज ए फ्लास्क शेप्ड। इसकी संरचना कैसी होती है? फ्लास्क जैसी, कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि ऊपर से हल्की सी नुकीली, नीचे से चौड़ी होती है। फूड पैसेज फ्रॉम फेरिंग्स टू ओएसोफेगस। जो आपका भोजन होता है वो फेरिंग्स से कहां पर पहुंचेगा? ओएसोफेगस में। यानी कि ये फेरिंग्स है और यहां से फूड कहां पर पहुंचेगा? ओएसोफेगस के अंदर पहुंचेगा। ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल फीचर, इसकी स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण डिटरमाइन, ये सुनिश्चित करती है, डिटरमाइन करती है दैट फूड मस्ट नॉट इंटर्स इनटू रेस्पिरेटरी कैनाल, कि भोजन रेस्पिरेटरी कैनाल में इंटर नहीं करना चाहिए। एंड एयर इनटू फूड कैनाल, और एयर फूड कैनाल में इंटर नहीं करनी चाहिए। व्हेन फूड पासेस थ्रू फेरिंग्स, जब भोजन फेरिंग्स से गुजरता है, द एपिग्लॉटिस, EPIGLLO एपिग्लॉटिस क्लोजेस ग्लॉटिस, जब भोजन यहां से गुजरता है तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है, ये एपिग्लॉटिस उसको एक जो कैनाल होती है उसको क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड टू ट्रैकिया, और ट्रैकिया में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। कौन? एपिग्लॉटिस। ठीक है ना? तो ध्यान से चेक कीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपकी जो फेरिंग्स थी उसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ध्यान होगा आपको, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में। तो यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, फेरिंग्स is divided in 3 parts। कौन कौन से पार्ट्स थे बताओ? नेसो फेरिंग्स, दूसरा कौन सा था? ओरो फेरिंग्स, और थर्ड कौन सा था? लैरिंगो फेरिंग्स। जो हमारी फेरिंग्स होती है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना? अब आपकी जो ये लैरिंगो फेरिंग्स होती है, ये जो लैरिंगो फेरिंग्स होती है, ध्यान रखना यहां पर प्रेजेंट होता है ये एपिग्लॉटिस। ठीक है ना? क्योंकि आपकी नोज के द्वारा जो एयर एब्जॉर्ब की जाएगी, एयर को जो लिया जाएगा वो एयर टेक करेगा, वो एयर नेसोफेरिंग्स के थ्रू ओरोफेरिंग्स में पहुंचती है। नोज वाली एयर तो नेसोफेरिंग्स में आएगी पहले, ठीक है ना, और नेसोफेरिंग्स के बाद ओरोफेरिंग्स में जाएगी, और माउथ के द्वारा जो एयर होगी वो डायरेक्ट आ जाएगी ओरोफेरिंग्स में जाएगी। तो अब आप यहाँ पर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपका जो फूड होगा वो ओरोफेरिंग्स में आएगा। ओरोफेरिंग्स में जब आ जाएगा तो ओरोफेरिंग्स में कौन आ जाएगी? एयर आ जाएगी। तो एयर और फूड दोनों प्रेजेंट है ओरोफेरिंग्स में। अब ओरोफेरिंग्स के बाद जो थर्ड इसका पार्ट होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स होता है, जो लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होता है। और ये लैरिंग्स के जस्ट ऊपर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर जो फीचर है, उस फीचर के कारण क्या होगा? ये डिटरमाइन करेगा
कि फूड तो फूड पाइप में जाए और विंड विंड पाइप में जाए, ठीक है ना। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और ये आपके फेरिंग्स के स्ट्रक्चर हो गए। इसके बाद जो फूड है आपका वो अब थर्ड पार्ट कौन सा है, कहां पर पहुंच जाएगा, ओइसोफेगस में। तो थर्ड पार्ट का नेम यहां लिखेंगे ओइसोफेगस, ठीक है। ओइसोफेगस में ओइसोफेगस जो होती है वो एक मस्कुलर ट्यूब होती है। तो मैं लिख रहा हूं इट इज ए मस्कुलर 25 cm लॉन्ग ट्यूब। ये मांसपेशियों से बने 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। और बताओ ये फूड को कहां से कहां पहुंचाएगी, फेरिंग्स में आ गया फूड, फेरिंग्स के बाद कहां आएगा, ओइसोफेगस में आएगा। ये कहां पहुंचाएगी, स्टमक में। कहां पर पहुंचाएगी, स्टमक में। तो इसका फंक्शन लिखिए, विच कंडक्ट स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ इनटू स्टमक, विच conduct the digested food, which conduct the digested food from, एक बार और लिखते हैं, which conduct slightly the digested food from mouth to stomach। देखो डायग्राम में देख लो, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको ध्यान से चेक करो। और डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक करने के बाद बताओ कि इसोफेगस जो होती है वो कहां पर कनेक्ट है। इसोफेगस जो कनेक्ट है वो फेरिंग्स और स्टमक के बिटवीन है, ठीक है ना। अब आपकी जो इसोफेगस है इसकी मसल्स की जो वॉल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज होती रहती हैं। और उस एक्टिविटीज के थ्रू उसमें एक वेव्स मूवमेंट होता है। और वेव मूवमेंट के कारण जो फूड होता है वो यहां से मूवमेंट करता हुआ स्टमक तक आ जाता है। आपकी जो ओइसोफेगस होती है उसमें कंडक्ट कॉम्पैक्ट मतलब वो कंस्ट्रक्ट होती है, यानी कि संकुचित होती है, पिचकती है, फूलती है, इस तरह से चलती रहती है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो ओइसोफेगस होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस तरह से चलती रहती है। इस तरह से चलती रहती है तो ये जो फूड होता है ये फूड मूवमेंट करता हुआ आपके स्टमक तक आ जाता है, ठीक है ना। द मसल्स इन वॉल, जो दीवार होती है वॉल किसकी, ऑफ ओइसोफेगस, ओइसोफेगस की मसल्स की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, वो उसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या स्टार्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। प्रोड्यूसिंग वेव लाइक मूवमेंट।
इसमें एक तरंगीय गति होती है, जैसे तरंग से चलती है इस तरह से एक तरंगीय गति होती है, वेव लाइक मूवमेंट, जिस उस गति के कारण, उस मूवमेंट के कारण ही आपका जो फूड होता है इसके अंदर जमा नहीं हो पाता, वो रुक नहीं पाता है, ठीक है ना। आपकी जो ये ओएसोफेगस होती है, ओएसोफेगस की जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स में एक म्यूकस सीक्रेट होता है, म्यूकस, मतलब म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय वॉल्स ऑफ esophagus, which make the surface of food smooth। जो फूड आपके इस के अंदर जा चुका है ओएसोफेगस के अंदर, वो ओएसोफेगस में जो फूड जा चुका है उस फूड के ऊपर एक सरफेस बन जाती है, कैसी, स्मूथ सरफेस, और वो किसकी होती है, म्यूकस की होती है। और वो म्यूकस इस ओएसोफेगस की वॉल्स के द्वारा सीक्रेटेड होता है, और उस म्यूकस के कारण, ड्यू टू सीक्रेटेड ऑफ म्यूकस, आपकी जो फूड होता है उस फूड की जो सरफेस होती है चारों तरफ से, वो कैसी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। अब स्मूथ सरफेस जब इसके अंदर हो जाती है तो इजी वे में जो वो फूड होता है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता रहता है, और इजी वे में वो आपका फूड मूव करके स्टमक तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये ओएसोफेगस के बारे में हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया आपका। अब इसोफेगस के बाद फूड कहां पर एंट्री करेगा, बोलो, फोर्थ पार्ट कौन सा आ जाएगा, स्टमक। कौन सा पार्ट आ जाएगा बच्चों, स्टमक। इसको नोट करिए। तो स्टमक के बारे में देखेंगे अब हम। फोर्थ पार्ट है आपका स्टमक। अब देखो स्टमक क्या होता है। आपके जो स्टमक है ये एक इंग्लिश जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इंग्लिश अंग्रेजी का एक वर्ड होता है, लेटर होता है, इंग्लिश वर्ड जे शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्टमक इज ए साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड here food is stored and 1 to 3 liter of food also stored in stomach and in one time। जो फूड होता है उसका स्टोरेज जहां पर होगा वो कौन क्या होगा, स्टमक होगा। तो मैं स्टमक के बारे में आपको यहां पर नोट करता हूं। इट इज ए मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन। ये मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, कॉमा लगा के लिख देता हूं। कहां पर प्रेजेंट है बताओ, देखो एब्डोमिनल कैविटी में। और कौन सी साइड में ज्यादा है, लेफ्ट में। प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी। कहां पर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है ना। अब देखेंगे स्टमक जो होता है ये क्या करता है,
ये फूड को स्टोरेज करता है, इट स्टोरेज एंड स्टोरेज के साथ साथ और क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ फूड। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था ना कि ये कैसी होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। सैक क्या होता है, एक बैग यानी कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है। और ये इलास्टिक ऑर्गन होता है, और इलास्टिक ऑर्गन है तो ये जो होता है इसकी जो साइज होती है वो साइज एसेंशियल होने पर यानी कि आवश्यकता होने पर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इलास्टिक ऑर्गन है तो इसकी साइज अप एंड डाउन यानी कि लेस एंड मोर कंप्लीटली चलती रहती है। अगर फूड इसके अंदर एंटर कर गया तो इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, और फूड इसके अंदर से बाहर निकल गया तो इसकी साइज ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। तो ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इट इज ए इलास्टिक ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है ये, इलास्टिक ऑर्गन। तो मैं नोट कर देता हूं, इट इज ए इलास्टिक ऑर्गन विच contain 1 to 3 liter food in one time, यानी कि एक बार में कितना फूड इसके अंदर हो सकता है, 1 से 3 लीटर फूड इसके अंदर एक बार में आ सकता है। तो ये स्टमक के बारे में आप नोट करो। मस्कुलर ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है। कैसा है, मस्कुलर होता है, जे शेप्ड होता है, और कहां पर उपस्थित होता है, लेफ्ट साइड में। किसके में, एब्डोमन कैविटी। इसको हम एब्डोमन कैविटी बोलते हैं, और इस एब्डोमन कैविटी की ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पर इसका मोस्टली पार्ट प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा पार्ट इसका राइट साइड में प्रेजेंट होता है। इट स्टोरेज, ये इकट्ठा करता है, एंड डाइजेस्टेड ऑफ फूड, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, स्टमक करेगा, और इसी के अंदर इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। इट इज ए इलास्टिक ऑर्गन। ये इलास्टिक यानी कि छोटा बड़ा हो सकता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी साइज बड़ी हो सकती है, और जब आवश्यकता नहीं है तो इसकी साइज ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। तो हम देखते होंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हमारा पेट फूल गया। इट मीन्स आपका जो स्टमक है वो फूल जाता है। और जब आपको भूख लगती है तो आपका पेट पिचक जाता है, अंदर की तरफ चिपक जाता है, तो इट मीन्स उसकी साइज घट चुकी है। तो ये इलास्टिक ऑर्गन होता है। विच कंटेन, और ये एक बार में कितना फूड अपने अंदर स्टोर कर सकता है, 1 to 3 लीटर। कितना फूड स्टोर करेगा, 1 to 3 लीटर। तो स्टमक के बारे में आप यहाँ पर नोट कीजिए। मैं ऊपर से इसको रेस करता हूँ यहाँ से, और आगे देखते हैं हम। जो आपका स्टमक होता है उस स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्टमक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चा, 3 पार्ट्स में, ठीक है ना। तो यहां पर नोट करेंगे, स्टमक डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है ना। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, देखो स्टमक के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये आप ध्यान से देखेंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये ध्यान से देखो। फर्स्ट, पहले पार्ट को बोलेंगे हम कार्डियक पार्ट। क्या बोलेंगे, कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट होता है वो स्टमक का लार्ज साइज होती है, और वो लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होती है। कार्डियक पार्ट जो होता है वो लार्ज पार्ट होता है स्टमक का, और वो किस साइड में प्लेस्ड है, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। This is large part of
stomach which located in लेफ्ट साइड, कहां पर लोकेटेड होता है? लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, विच लोकेटेड इन लेफ्ट साइड। ये किससे जुड़ा होता है? इट अटैच विद, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसके साथ अटैच है? ये ऑइसोफेगस के साथ। किसके साथ अटैच है? ऑइसोफेगस के साथ, ऑइसोफेगस, ठीक है ना, ऑइसोफेगस के साथ अटैच है। दूसरा पार्ट बात करते हैं हम पाइलोरिक पार्ट, ठीक है ना। पाइलोरिक पार्ट देखो, ये तो मैंने कार्डियक पार्ट मान लिया, जहां पर मैं लाइन से खींच रहा हूं, ये वाला कार्डियक पार्ट है फर्स्ट, और ये वाला इसका जो यहां तक पार्ट है, ये यहां से लेके यहां तक है, ये मैं बता रहा हूं सेकंड, ये इसका पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है ना। दिस पार्ट लोकेटेड इन राइट साइड एंड कैसा है? स्मॉल रीजन, छोटा सा क्षेत्र है, स्मॉल रीजन विच अटैच, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है बताओ? ये यहां पर जुड़ेगा किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके साथ जुड़ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। मैरिज कर रहा हूं, आप नोट कर देना ना, कहीं छूट जाए। थर्ड पार्ट देखो, अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये वाला इन दोनों के बीच में कौन सा हो गया? थर्ड पार्ट हो गया। तो इसको बोलेंगे हम फंडस, फंडस पार्ट। देखो दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ बोथ, ये दोनों के बीच वाला भाग होता है। जो फंडस पार्ट है वो दोनों पार्टों के कैसा भाग है? बीच वाला पार्ट है, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है। फंडस जो पार्ट होता है वो दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ बोथ ऑफ एबव पार्ट। ऊपर जो दिए गए दोनों भाग हैं, उन दोनों के बीच वाले भाग को क्या बोला हमने? फंडस। अब देखिए यहां पर स्टमक के अंदर दो स्फिंक्टर्स और प्रेजेंट होते हैं। यहां पर मैं और इसको एरोज कर रहा हूं। स्टमक के अंदर दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू स्फिंक्टर्स present in our stomach। हमारा जो स्टमक है उसमें दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स को हम मान सकते हैं एक तरह से, यहां पर मैं दूसरा नाम बता रहा हूं इसका, वाल्व। और ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये आपके स्टमक में देखो, एक तो यहां पर प्रेजेंट होगा, इसको मैं अरेंज करता हूं बीच में से स्टमक को। स्टमक में अब आप स्फिंक्टर्स को ध्यान से देखेंगे। एक तो स्फिंक्टर्स होगा इस जगह पर फर्स्ट। ये स्फिंक्टर्स क्या काम करेगा? यहां पर जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने फूड को स्वेलो किया है आपके इसोफेगस के थ्रू, और फूड को यहां पर आपने रीच कर दिया, पहुंच गया आपके स्टमक के अंदर। अब स्टमक जब फुलअप हो जाता है, ये जब फिलअप हो गया, पूरा भर गया, तो अब इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होगा।
आपके स्टमक के अंदर भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट इस तरह से चलेगा। अब इस तरह से चलेगा कि जो फूड इसके अंदर स्टोर्ड है वो फूड जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फूड एक साथ इसोफेगस में बैक भी तो जा सकता है, वापस नहीं जाएगा क्या? तो आपके इसोफेगस में इस फूड को बैक होने से प्रिवेंट करने के लिए, टू बैक प्रिवेंट फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस, a sphincter is also present here that is called cardiac sphincter. स्टमक से इसोफेगस में वापस खाने को जाने से रोकने के लिए यहां पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलोगे आप लोग? अभी बोला था ना मैंने नाम, कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलोगे? कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है ना। तो मैं यहां पर पहला लिख रहा हूं कार्डियक स्फिंक्टर। इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड esophagus, which prevent back acidic food to esophagus, फ्रॉम स्टमक। आपके स्टमक के अंदर ना ये फूड कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और इस एसिडिक फूड को स्टमक से इसोफेगस में बैक जाने से प्रिवेंट करने का काम कार्डियक स्फिंक्टर का हो गया। अब देखो एक स्फिंक्टर हो रहा है, कौन सा? पाइलोरिक। क्या लिख रहा हूं मैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर कहां पर प्रेजेंट है? देखो यहां पर आओ, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब ये वाला स्फिंक्टर बंद हो गया, स्टमक आपका फूड से फिलअप हो गया। अब इसके अंदर इस तरह से मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट होगा तो पूरा का पूरा खाना एक साथ कहां जाने की कोशिश करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसको ना सिलेक्टेड सिस्टम से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, क्योंकि जब तक इस फूड के अंदर टोटली एसिड मिक्सड अप नहीं हो जाएगा, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम मिक्स नहीं हो जाएंगे, तब तक ये फूड यहाँ से आगे मूवमेंट नहीं करेगा। और इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। जब आपका स्टमक कंप्लीट हो जाता है तो दोनों स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पाइलोरिक जो स्फिंक्टर होगा वो आपको यहां पर क्या हेल्प करने वाला है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स स्मॉल, किस तरह प्रेजेंट है? टुवर्ड्स लिख रहा हूं मैं, टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। किस तरफ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इट इज allow only 1 टीस्पून, यानी कि ये स्टमक से, ये स्टमक के अंदर एक बार तो फूड को पैक कर देगा, फिर इसके बाद यहां से एक जो आपकी टीस्पून होती है उतना ही खाने को आगे जाने देता है। ये नहीं कि एक फुल भर के चल रही हो आपकी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन फुल भर के नहीं चलती है,
एक जो टी स्पून होता है उतना ही खाना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देता है ताकि उसका इजीली डाइजेशन हो सके, ठीक है ना। इट इज अलाउ ओनली 1 teaspoon of food at a time एक बार में एक छोटी चाय की चम्मच के बराबर फूड को अलाउ करता है, कहाँ पर, टू एंटर इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है? ड्यूडेनम बताओ किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनम पार्ट किसका बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दो, चाहे आप ड्यूडेनम लिख दो। ये दोनों फैक्टर्स का काम हो गया, ठीक है ना। ये आपके स्टमक का काम कंप्लीट है। यहां तक आपको स्टमक के बारे में ध्यान में रखना है, तो नोट करिए इसको फटाफट से। स्टमक के बाद फिर आगे और देखते हैं।